तो इस वीडियो में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी हिडन चार्जेज है जो नॉर्मली यूजर को नहीं पता है, उन सब के बारे में मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं। क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है मैं करीब 5-6 महीने से यूज कर रहा हूं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका जो है वो एक्सपीरियंस हो गया है। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके जो फाइन है वो भरे हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि ये भी इसके हिडन चार्जेज हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर को ऐसा फाइन ना भरना पड़े जो फालतू के होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि कौन-कौन से ऐसे फ़ाइन हैं जिससे आपको बचना चाहिए, और कौन-कौन से ऐसे फ़ाइन हैं जो बैंक वाले जो है वो आपके साथ जो भी उसके टर्म एंड कंडीशन होते हैं उसमें वो जो बताते नहीं है, हाइड करके रखते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखना। ये जो फीस और हिडन चार्ज है क्रेडिट कार्ड के, वो मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को बेस मान के बता रहा हूँ। बाकी सारे क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज और इसकी फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। क्योंकि मैं बहुत सारे क्रेडिट कार्ड और भी यूज़ करता हूँ, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ करता हूँ। तो सबके जो चार्जेज है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो अगर आपके पास कोई और क्रेडिट कार्ड भी है तब पर भी आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसके पहले चार्जेज के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फ़ीस होता है वो ₹500 होता है, जो आपको दिखाया जाता है। लेकिन इस पे जो 18% का जीएसटी लगता है, वो आपके साथ बैंक वाले कभी शेयर नहीं करते कि आपके पास जो है 18% का जीएसटी भी लगेगा। ये कम नहीं होता है, क्योंकि ₹500 पे आपको सीधा-सीधा 18% के हिसाब से ₹90 का जीएसटी लग जाता है। यानी कि ₹500 पे ₹90 एक्स्ट्रा, यानी कि ₹100 मान सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बैंक वाले जो है वो पहले आपको नहीं बताते। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो ज्वाइनिंग फ़ीस है वो ₹600 है, और बोला जाता है कि ₹500 है। वो ₹600 नहीं, ₹500 नहीं, ₹600 होता है। दूसरा जो इसका एनुअल फ़ीस होता है, इस पे भी आपको बताया जाता है कि ₹500 है, लेकिन ये एक्चुअली में ₹600 होते हैं, ना कि ₹500 होते हैं। ये आपका एक तरीके का हिडन चार्ज होता है। मान लेते हैं कि ये गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है जीएसटी, बैंक वाले के पास नहीं जा रहा है। पर फिर भी बैंक वाले बता तो दें कि हाँ, आपको जीएसटी इतना लगेगा, टोटल ऐड करने के बाद आपके जो है वो 590 पड़ेंगे। स्टार्टिंग में हम क्या सोचते हैं, हमको तो ₹500 ही पड़ रहा है, लेकिन वो ₹500 नहीं पड़ रहा है ना। स्टार्टिंग में ही बोल देता कि हाँ, हम आपसे ₹590 ले रहे हैं, इसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो फिर समझ में आता है कि हाँ, मेरा क्रेडिट कार्ड जो है उसका ज्वाइनिंग फ़ीस या फिर एनुअल फ़ीस जो है वो ₹590 है। और ये एनुअल फ़ीस जो लगता है वो आपको सेकंड ईयर से लगता है। यानी कि मान लो कि आज डेट है 16 मार्च 2023, तो आपको जो है अगर आपका क्रेडिट कार्ड आज अप्रूव हुआ है तो आज आपको ये ₹590 नहीं देने होते हैं। आपको 1 साल बाद, यानी कि 17 मार्च 2023 को जो है इसका एनुअल फ़ीस ₹590 देना पड़ेगा। बाकी जो ज्वाइनिंग फ़ीस है, आपको पहली बार शॉपिंग करते हैं तो पहली बार ही शॉपिंग पे आपको जो है ₹590 एक्स्ट्रा बिल में जनरेट होके आता है। अगला जो इसका फ़ाइन होता है वो ऐड ऑन कार्ड होता है। आपको पता होगा ऐड ऑन कार्ड ज्वाइनिंग फ़ीस, यानी कि आप अपने किसी भी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को, भाई-बहन को, किसी को भी एक और सेम टू सेम क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, और उस क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होगा वो आपकी लिमिट के साथ ही शेयर किया जाएगा। मान लो कि आपका लिमिट जो है वो 30,000 का मिला है, और आप किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को देना चाहते हैं ये क्रेडिट कार्ड, उसका जो लिमिट है वो 10,000 सेट करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कितना सेट करना चाहते हैं। तो आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो 20,000 ही बच जाएगा, 10,000 इनके ऊपर चला जाएगा। और ये जो नए वाले क्रेडिट कार्ड होगा उनको सेम टू सेम एक नया एप्लीकेशन मिलेगा, नया कार्ड नंबर मिलेगा, सब कुछ एक तरीके से समझ लो कि उसको क्रेडिट कार्ड ही नया मिल जाएगा, जिसमें वो सारा कुछ एक्सेस कर सकता है। इसके बाद ऐड ऑन कार्ड पे एनुअल फीस भी 0 है, क्योंकि आप एक कार्ड पे एनुअल फीस दे ही रहे, तो दूसरे कार्ड पे जो है वो ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं लेते हैं। इसके बाद कार्ड रिप्लेसमेंट फीस जो है वो भी 0 है। मान लो कि आपका कार्ड जो है वो खो जाता है कहीं पे, या फिर किसी तरीके से जो है वो डैमेज हो जाता है, तो वर्क नहीं करता आपका कार्ड, तो आप रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। एक्सिस बैंक एप्लीकेशन आता है, उसमें जाके आप कार्ड को न्यू ऑर्डर कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट का वहाँ पे ऑप्शन होता है। अगला चार्ज जो होता है वो कैश पेमेंट फ़ीस का, ये ₹100। मान लो कि आपने 10,000 इस महीने में खर्च किए, तो ₹10,000 जो है पहली बार अगर खर्च करते हैं तो 10,590 का बिल आता है, अगर आप जो है उसको ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो। तो मान लो कि 10,590 का बिल आया, तो इसको आप है या तो पेटीएम से पे कर सकते हैं, या फ़ोनपे से, या गूगल पे से। आप बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जहाँ से इसकी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। क्रेडिट एप्लीकेशन से भी आजकल बहुत सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं।
तो इतने सारे तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आपका एक्सिस बैंक में अगर सेविंग अकाउंट नहीं है तो। अगर एक्सिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तब तो फिर आपको डायरेक्टली ही एक्सिस बैंक एप्लीकेशन में क्रेडिट कार्ड का जो है वो बिल पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। और अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और कुछ-कुछ ऐसे भी महानुभाव होते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो बैंक में कैश में जाके देते हैं कि ये लीजिए कैशियर साहब 10,000 रुपये और कैश में मेरा बिल जो है क्रेडिट कार्ड का जो है वो जमा कर दीजिए। तो कैशियर भी बोलते हैं कि भाई एक्स्ट्रा जो है वो 100 रुपये रख दो यहाँ पे। हो सकता है कि इस पे जीएसटी भी आपको 18% का ले ले, तो आपको 118 रुपये पे करने का ले ले, तो मिनिमम जो है वो 100 रुपये लेगा ही। दूसरा इसका एडवांटेज होता है कि अगर आप कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो इनकम टैक्स का भी एक इश्यू होता है कि बैंक वाले जो है अगर ज़्यादा आप कैश में पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल का, तो बैंक वाले जो है वो इसका जो आपका डिटेल होता है वो इनकम टैक्स ऑफिसर को शेयर करता है कि ये वाले पैन कार्ड है, इस नंबर से क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है और इसका जो है पेमेंट के हमेशा कैश में करता है, क्योंकि कैश ट्रांज़ैक्शन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कम कर रहा है। जो भी है वो डिजिटल जो है वो सब कुछ करना चाह रहा है। तो अगर आप कैश में ट्रांज़ैक्शन करते हैं यानी कि पेमेंट क्रेडिट कार्ड का, तो सबसे पहले तो आपको 100 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। ऊपर से आपके जो इनकम टैक्स जो है उसके साथ आपका डिटेल भी शेयर किया जाएगा कि ये इंसान जो है वो कैश में ट्रांज़ैक्शन कर रहा है। तो कैश में तो कभी भी ट्रांज़ैक्शन ना करें, हमेशा ऑनलाइन ही क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करें। अगला जो हमारा चार्जेज़ और फ़ीस जो होता है वो सबसे भयानक फ़ीस होता है, जो कि क्या ही बताएँ, 52% का होता है। ये तब होता है जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं। एटीएम से तो किसी भी हालात में पैसे नहीं निकालना है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत ही है क्रेडिट कार्ड से, तो आप उस क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को आप पेटीएम वॉलेट में ऐड कर लें या फिर रेंट पेमेंट कर लें और इसके बाद अपने सेविंग अकाउंट में डाल के फिर पैसे निकालें। पता नहीं लोग एटीएम से क्यों पैसे निकालते हैं, जबकि इतना सारा भयानक चार्ज लगाते हैं, 52% का सालाना चार्ज लगाते हैं, समझ रहे हो? बैंक अगर आपके सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं, तो वो 3% देते हैं, 4% देते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में 5%, यानी कि 3 से 4 में ही रहते हैं। और ये आपसे चार्ज लेते हैं, ये सालाना होता है और सालाना चार्ज लेते हैं, समझ रहे हो? कम से कम 18 से 20 गुना ज़्यादा आपसे चार्ज लेते हैं। तो कभी भी एटीएम से कैश ना निकालें, सॉरी, ये क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके एटीएम से कैश ना निकालें, उसको पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र करें या रेंट पेमेंट करें या फिर ट्यूशन फ़ीस करें और इसके बाद फिर जो है नॉर्मल सेविंग अकाउंट से आप अपना बैलेंस जो है वो निकाल सकते हैं। अगला जो फ़ाइन लगाए जाते हैं वो कैश विथड्रॉल चार्ज लगाए जाते हैं और ये मिनिमम 2.5%, सॉरी, मिनिमम जो 500 होता है और ओवरऑल जो होता है वो 2% का हो 2.5% का होता है, अगर आप एटीएम से क्रेडिट कार्ड को इंसर्ट करके पैसे निकालते हैं तो। तो मैं बता दूँ कि जस्ट लाइक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कि आपने जो है क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया एटीएम पे और 5,000 रुपये निकाले। तो 5,000 का सबसे पहले आपको 2.5% निकालना है, तो 2.5% कितना हो जाएगा 5,000 का, तो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ 3 ज़ीरो से और यहाँ पे हो गया 5 × 25 यानी कि 125। तो आपसे 125 रुपये फ़ाइन नहीं किए जाएँगे, आपसे जो है वो मिनिमम 500 रुपये चार्ज किए जाएँगे और 500 पे भी आपको 18% का जीएसटी लगेगा। तो 500 पे अगर आप 18% का जीएसटी लगाते हैं, तो ये टोटल जो हो जाता है वो 90 हो जाता है और 90 प्लस 500, यानी कि जैसे आपने एटीएम में अपना क्रेडिट कार्ड डाला कि आपका 590 रुपये गया। अगर आप 500 रुपये भी क्रेडिट कार्ड से एटीएम से निकालते हैं, तो आपके सीधा-सीधा 500 प्लस 590 उसी टाइम आपका 1,090 रुपये देना पड़ता है। और अगर आप 1 महीने बाद इस 500 रुपये को देना चाहते हैं, तो 2.5% का जो है ये तो मिनिमम लगता है और आपका पर मंथ जो है वो 3.6% का जो है आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये 2.5% कब लगता है? मान लीजिए कि किसी ने जो है वो 30,000 यानी कि 20,000 रुपये मान लेते हैं कि 20,000 रुपये एटीएम से निकाला है। तो 20,000 का 2.5 कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे 3 ज़ीरो डालता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ज़ीरो और यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 × 25 जो है वो कितना हो गया? 500 रुपये हो गया। तो 500 रुपये ये मिनिमम है, तो 20,000 रुपये तक अगर आप पैसे निकालते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, तब आपको जो है मिनिमम 590 रुपये लगता है। और अगर 20,000 से ज़्यादा जाते हैं, तो 20,000 से ज़्यादा यानी कि 500 से ज़्यादा हो गया आपका जो चार्ज है वो, तो फिर उसके बाद 20,000 के बाद जो है वो 2.5% का जो है
वो स्लॉट में आ जाते हैं। और जितना भी आपका जो फ़ाइन लगाते हैं ये बैंक वाले, उस पे वो 18% का जीएसटी जो है वो देना ही पड़ता है। तो काफ़ी सारे ऐसे चार्जेज होते हैं जो आपको देखने में कम लगते हैं कि ये तो कम चार्जेज लग रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल में उस चार्जेज को सब कैलकुलेशन करके निकालेंगे और सारा जीएसटी जोड़ेंगे, तो वो चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जो कि नॉर्मल जो कैलकुलेटर होते हैं, यानी कि नॉर्मल जो लोग होते हैं उसको इतने सारे कैलकुलेशन नहीं आ रहे होते। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मोस्टली को नहीं पता होता और वो बहुत सारा फाइन बैंक को दे देते हैं। बैंक को कमाई ही इसी से सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद जो है वो ओवर ड्यू पेनल्टी होता है, यानी कि मान लीजिए कि आपका जो है ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, इसका 28 तारीख को हर महीने का, या 29 को, या फिर 30 को जो है वो लास्ट डेट होता है। तो लास्ट डेट से अगर आप एक भी दिन मिस करते हैं, मान लो कि आपका जो बिल जनरेट होके आया है, जैसे कि मेरा आया है इस महीने में कि जो 30 मार्च को जो है मुझे पेमेंट करनी है और 7151 रुपये का आया हुआ है। तो 30 मार्च को ना करके अगर मान लो कि मैं अप्रैल में 1 अप्रैल को करता हूँ या फिर 2 अप्रैल को करता हूँ, 1-2 दिन भी अगर मिस करता हूँ, तो सीधे-सीधे मेरे से जो फ़ाइन है वो ये इस वाले कैटेगरी के अकॉर्डिंग चार्ज किए जाएँगे। तो अब मान लो कि 500 से अगर कम आपने खर्च किया है तब तो आपको कोई भी फ़ाइन नहीं लगाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि फ़ाइन नहीं लगाए जाते हैं अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो। पर यहाँ पे सिबिल स्कोर आपका फिर भी डाउन होता है, क्योंकि बैंक जो है वो आपको डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि आपका जो बिल है वो ₹501 से 5000 के बीच में है, जो आपने पिछले महीने खर्च किया था, और अगर आपने पेमेंट टाइम से नहीं किया, यानी कि एक भी दिन मिस किया, तो सीधा-सीधा आपसे ₹500 प्लस 18% का जीएसटी आपसे लगाएँगे। इस सब में 18% का जीएसटी है, जो कि बैंक नहीं बताते हैं, आपको यहाँ पे जो है खुद से ऐड करना है। और मान लीजिए कि आपका 5000 से 10,000 के बीच में है, तब फिर 7000 प्लस जो है ₹750, मतलब ₹750 प्लस आपसे 18% का जीएसटी। और अगर 10,000 से ज़्यादा है, तो फिर ₹1200 और उस पे जीएसटी। मान लीजिए कि आपका 10,000 ड्यू है, तो 10,000 ड्यू पे आपका जो पेमेंट है, यानी कि फ़ाइन है, वो कितना लगेगा, तो इसका 18% जीएसटी निकाल लें, तो ये हो जाएगा 0 से 0, और ये हो जाएगा 12 इंटू 18 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 12 इंटू 18 कर लेता हूँ, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। तो टोटल फाइन जो है वो आपको 1200 प्लस 216 लगेंगे, यानी कि ₹1416 लग जाएँगे। तो इतने सारे फाइन लगते हैं। देखो, ₹1200 तो आपने दिया ही, लेकिन ₹200 और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, जो आपको पता नहीं होता है। तो यही सब इसके हिडन चार्जेज़ होते हैं। और जैसे-जैसे आप लेट करते हैं, तो आपके जो पेमेंट है उस पे आपको 3.6% का जो है इंटरेस्ट भी बैंक जो है वो चार्ज करते हैं। तो इतने तो फ़ाइन आपने जैसे 1 दिन लेट किया, तो 1 ही दिन लेट करते इतने सारे फ़ाइन आप पे लग जाते हैं। और मान लो कि आपने 1 दिन या फिर 1 महीने किया, 1 महीने किया तो आप 3.6% के हिसाब से उसका निकाल लें। मान लो कि मान के चलते हैं कि आपने 1 महीने लेट किया, तो 10,000 है, और 10,000 का आपको जो है 3.6% के हिसाब से इंटरेस्ट भी लग रहा है। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। तो इसके बाद जो है टोटल आ जाएगा 10 इंटू 360, यानी कि 60 इक्वल्स टू 360 का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी लग गया। और 360 पे मैं यहाँ पे थोड़ा और कैलकुलेट कर लेता हूँ। 360 पे आपको जो है वो 18% का जीएसटी भी लगता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आएगा 36 इंटू 18 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। तो ये जो टोटल वैल्यू निकल के आएगा वो 64.8 आएगा, यानी कि इसको हम 65 मान के चलते हैं। तो टोटल आपका फ़ाइन कितना हो गया? चलो मैं इसको थोड़ा-सा इसको कट कर लेता हूँ। तो आपका जो टोटल फ़ाइन था वो पहले था आपका ये 1416 रुपीज़, तो आपका फ़ाइन आ गया था। इसके बाद आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो 360 प्लस 65, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 5 और ये 2 और ये 4, तो ये ₹425 हो गए, और पहले से थे 1600, यानी कि ₹1416। तो इसमें जो है वो ₹1416 आप ऐड कर दें, तो टोटल जो आपका हो जाता है वो हो जाता है ₹1941। यानी कि देख रहे हो कितना ज़्यादा चार्ज है। जस्ट लाइक कि आपने जो है ₹10,000 जो है आपने पिछले महीने खर्च किए थे, और आपसे 1 महीने लेट पेमेंट हुआ है, तो 10,000 का आपको कितना देना पड़ेगा? सीधा-सीधा 2,000 और ऐड कर दो। 1 महीने बाद आपको सीधा-सीधा 12,000 देने पड़ते हैं। और गलती से भी 2 महीना किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी वजह से आपका जो है गलती से भी 2 महीने लेट होता है,
तो आप इतने ज़्यादा ट्रैप में फँस जाएँगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो भूल से भी गलती ना करें कि आप उसको ओवरड्यू में पेमेंट करें, और ये तो आपका फ़ाइन हो गया 2000 रुपये 1 महीने का, और ऊपर से आपका सिविल स्कोर इतने तेज़ी से गिराते हैं कि एक बार में कम से कम वो 100 पॉइंट गिरा देता है। यानी कि अगर आपका मान लीजिए कि 750 था तो सीधा 650 पे लाके छोड़ेगा, अगर एक भी पेमेंट आपने मिस किया तो 100 से कम होता है। तो ये तो सिविल स्कोर तो आपका गया ही, इस सिविल स्कोर को यानी कि 100 को पेमेंट करने में आपको यानी कि पार करने में महीनों लग जाते हैं, क्योंकि अगर 1 महीने आप टाइमली पेमेंट करते हैं, तो 1 महीने टाइमली पेमेंट करने पे मुश्किल से आपका 3 से 4 पॉइंट जो है वो बढ़ता है, लेकिन कम होता है सीधा 100 पॉइंट से। तो समझ रहे हो कि 25 बार अगर आप रेगुलर पेमेंट करते हो, तब जाके कहीं आप 100 पॉइंट को कवर करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, चाहे वो सिविल स्कोर हो, चाहे फ़ाइन हो, तो आप इससे बच के रहें, ओवरड्यू पेमेंट कभी ना करें। जो अगला डाउट आता है, वो है ओवर लिमिट का। ये तो अलग ही लोचा होता है बैंक वालों का। इससे तो इतना फ़ाइन लगाते हैं कि आप पूछो ही मत। बहुत सारे लोगों का ओवर लिमिट का फ़ाइन लगा होगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। हालाँकि वो ओवर लिमिट का जो फ़ंक्शन होता है, ओवर लिमिट वाला, उसको वो ऑफ करके रखते हैं। इसके बावजूद भी ओवर लिमिट का फ़ाइन जो है वो लगता है। इससे कैसे बचना है, इसके ऊपर मैं इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आजकल ओवर लिमिट हर किसी को मोस्टली लग रहा है। जिसको स्पेशली कम लिमिट मिला है, यानी कि 15,000 20,000 लिमिट मिला है, उसको ओवर लिमिट का फ़ाइन बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसको कैसे बचना है ओवर लिमिट से, अगली वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। ये जो ओवर लिमिट का फ़ाइन होता है, जैसे आपको 20,000 का लिमिट मिला और आपने 20,000 पूरा का पूरा शॉपिंग कर लिया, और अगले महीने उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, तो उसपे कुछ कन्वीनियंस फ़ीस लगते हैं, कुछ इंटरेस्ट लगते हैं, तो सब कुछ मिला के आपका 20,000 से ज़्यादा चला जाता है। जैसे ज़्यादा जाता है तो सीधा-सीधा आपको मिनिमम जो है वो ₹500, और यहाँ भी एक हिडन चार्ज है 18% का जीएसटी, यानी कि टोटल आपसे ₹590 चार्ज कर लिए जाते हैं एक्स्ट्रा। तो यानी कि 20,000 पे आपका जो बिल आएगा वो ₹20,590 आएँगे। ये तब होता है जब 20,000 का आपका शॉपिंग है, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसको कट कर देता हूँ। मान लेते हैं कि आपका 20,000 का शॉपिंग है और वो ओवर लिमिट में चला गया है, बिकॉज़ आपका 20,000 का ही लिमिट था, तो उसपे कन्वीनियंस फीस और बाकी सारे चार्ज मिला के 20,000 से ज़्यादा चला गया। तो इसका अगर हम 2.5% निकालेंगे, ये वाला 2.5% के अकॉर्डिंग, तो ये कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पे 3 ज़ीरो डाल देता हूँ, और फिर इसको जो है 20 इंटू 25 करेंगे, तो ये हो जाएगा ₹500, और प्लस इस पे जीएसटी, तो यानी कि ₹90 का जीएसटी, तो टोटल हो जाएगा 590। तो यानी कि 20,000 या फिर उससे कम, अप टू 20,000 तक अगर आप जो है शॉपिंग करते हैं, और अगर वो ओवर लिमिट में जाता है तो ₹500 लगता है। चाहे 20,000 का आपका शॉपिंग हो या फिर आपका 15,000 का हो, जितने का भी हो, 20,000 से कम जितने भी है, और अगर वो ओवर लिमिट में जाता है तो आपको ₹590 चार्ज लगता है। भले ही आपने ओवर लिमिट को ऑफ ही क्यों ना कर रखा हो, लेकिन चार्ज फिर भी लगता है। इसका प्रूफ मैं आपको अगली वीडियो में दूँगा, क्योंकि मेरे को 3-4 बार ओवर लिमिट का फ़ाइन लग चुका है। 1 बार 2 बार नहीं, 3-4 बार, और हर बार मुझे 590 देना पड़ा है, जबकि मेरा जो ओवर लिमिट फ़ंक्शन है वो ऑफ है मेरे क्रेडिट कार्ड में, यानी कि एक्सिस बैंक एप्लीकेशन में, फिर भी ओवर लिमिट का चार्ज लगता है। तो अगली वीडियो ज़रूर देखना। तो ये हो गया ओवर लिमिट से रिलेटेड। इसके बाद जो अगला फ़ाइन आपको लगाए जाते हैं, वो फ़ॉरेन करेंसी ट्रांज़ैक्शन, यानी कि आप इंडिया से बाहर कोई भी ऑनलाइन या ऑफ़लाइन प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं या कोर्स परचेज़ करते हैं, और उसका जो प्राइस है वो डॉलर में है। तो अगर आप डॉलर में परचेज़ करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने $10 को परचेज़ किया है, तो $10 पे आप जो है उसको रुपीज़ में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। उस दिन का जो भी प्राइस है, ₹82 या ₹83, मतलब डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करके, और जितना आपका प्राइस होता है उसका 3.5% निकाल लीजिए। वो आपको जो है ट्रांज़ैक्शन फ़ी लगेगा। क्रेडिट कार्ड से कभी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन ना करें जहाँ पे डॉलर में आपको ट्रांज़ैक्शन करने की ज़रूरत पड़ रहा हो। इसके बाद ये तो खतरनाक ही है, यानी कि क्या ही बताएँ। पहले-पहले क्रेडिट कार्ड ने बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस किया था कि ये एंट्री लेवल कार्ड है, ये बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा कार्ड है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही है इस क्रेडिट कार्ड का। पहले जो रेंट पेमेंट करते थे, तो ₹1 भी जो है वो बैंक हमको नहीं कट करता था। जस्ट लाइक अगर हमने पेटीएम से ट्रांज़ैक्शन किया है रेंट पेमेंट, तो पेटीएम 2.1% बस लेता था। ये जो है क्रेडिट कार्ड ₹1 भी नहीं लेता था। लेकिन अभी 5 मार्च से जो है
ये भी देख सकते हो 5 मार्च 2023 से इसने भी 1% का लेना स्टार्ट कर दिया क्रेडिट कार्ड ने। तो मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये रेंट पेमेंट करते हैं अपने इस वाले क्रेडिट कार्ड से, तो पेटीएम तो 2.1% लेगा ही। इसको 2.1% अगर 5,000 का निकालते हैं तो ये टोटल आपका चला जाता है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 रुपये तो आपको जो है पेटीएम लेगा ही। हालांकि आप क्रेडिट कार्ड क्रेडिट एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, आसपास ही रहेगा, उसमें थोड़ा सा कम लगता है, 100 रुपीज़ तक आपका लग जाएगा। पर मुझे क्रेडिट कार्ड का जो है वो पेमेंट करना पेटीएम से अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी सिक्योर एंड फास्ट है। इसके बाद आपको इस 5,000 रुपये पे जो है 1% का चार्ज क्रेडिट कार्ड भी आप लेना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो इस हिसाब से आपका 50 रुपये क्रेडिट कार्ड भी लेगा। तो इसने तो ये टोटल इसका जो 2.1% होता है, इसमें इसका 18% जीएसटी भी इंक्लूड होता है। अगर इसमें जीएसटी इंक्लूड कर दिया जाए 50 रुपये में, तो मैं यहाँ से इसको देखता हूँ तो 9 रुपीज़ ये भी हो जाता है। तो टोटल आपको 50 रुपये प्लस 9 रुपये यानी कि 59 रुपीज़ ये हो गया, और आपका जो है 105 रुपीज़ ये था। तो 105 रुपीज़ प्लस 59 को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 164। तो यानी कि अगर आप 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड से जो अमाउंट कट होंगे वो 5,164 रुपये कट होंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि 5,000 के ट्रांजैक्शन पे ओनली 5,105 रुपये ही कटते थे, जो कि 105 रुपये जो है पेटीएम का होता था। तो इस हिसाब से आप जो है रेंट पेमेंट भी इससे ना करें, क्योंकि रेंट पेमेंट पे भी आप ये बहुत ज़्यादा चार्ज करने लगा है। हालाँकि पेटीएम का जो एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड है, पेटीएम का एचडीएफसी, जो कि मेरे पास भी है, बहुत के पास होंगे, तो इसमें अभी रेंट पेमेंट करने पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो क्रेडिट कार्ड नहीं कर रहा है। तो फिलहाल मैं रेंट पेमेंट इसी क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके चार्जेज है वो ये है कि डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप एप्लीकेबल फ्रॉम 5 मार्च 2023। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आप इंडिया से बाहर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और वहाँ पे जो है वो ट्रांजेक्शन रुपीज़ में करता है, यानी कि जो भी रेस्टोरेंट है या कोई मॉल है तो वो रुपीज़ में ही ट्रांजेक्शन करता है, तो पर भी आपको 1% का चार्ज वहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो। या फिर कोई इंडियन कंपनी है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारा जो है वो कनाडा में इंडियन कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं, उसका अपना जो होता है कुछ अलग जो भी होता है कंपनी का, कि बहुत सारे टैक्स से बचाने के लिए और भी बहुत सारे इंटरनेशनल अपना दबदबा बनाने के लिए जो कंपनी है वो, या फिर शेयर मार्केट का बहुत सारा वैल्यू बढ़ाने के लिए जो कंपनी है वो आउट ऑफ इंडिया रजिस्टर करते हैं, मोस्टली यूएसए टाइप में। तो उससे ये होता है कि अगर वो कंपनी रजिस्टर है इंडिया से बाहर पर रन हो रहा है इंडिया में, तो अगर उस कंपनी से कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो और उसका जो पेमेंट है आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको जितने का पेमेंट होगा उस पे 1% का एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, जस्ट लाइक रेंट पेमेंट के जैसे। तो इस वाले चार्ज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एक इसके बाद आता है ईएमआई प्रोसेसिंग फ़ीस। ये तो और भी ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ये बोलता है 150 रुपये मिनिमम है, 150 रुपये नहीं है, 250 रुपये मिनिमम है। और ये जो है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा ईएमआई ले रखे हैं। हो सकता है तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा बगल में, आप देखना 250 रुपये चार्ज किए जाते हैं। और 250 रुपये पे ये बोल रहा है कि मिनिमम जो है 1.5% का जो है कटेगा, या नहीं तो 250 रुपये कटेगा। तो मान लो कि आप 10,000 का शॉपिंग किए हो और इसको जो है ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 10,000 का पहले 1.5% निकालेंगे, तो 1.5% कितना आ जाएगा, मैं 3 जीरो हटाता हूँ तो 150 रुपये आ जाएंगे। लेकिन 150 रुपये कम है, तो ये 150 रुपये नहीं कट करेंगे, 250 रुपये कटेंगे। यहीं पे मान लीजिए कि आपने 30,000 का कोई शॉपिंग किया, उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 30,000 का 1.5% निकालेंगे तो ये 3 जीरो जाएगा, और 30 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 450 आएगा। तो 450 रुपये आपको लगाए जाएँगे, न कि 150 रुपये। हालाँकि 150 रुपये तो है ही नहीं, मिनिमम 250 है। तो आपसे 450 रुपये लगाए जाएँगे, और 450 रुपये पे 18% का जीएसटी भी। तो जितना जीएसटी आता है वो जीएसटी प्लस 450 रुपये ऐड करें, तो आपके टोटल 30,000 पे जो है इतने कन्वीनियंस फ़ीस लगेंगे। तो कन्वीनियंस फ़ीस निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, आप उसका 1.5% निकालें। अगर 250 से कम आ रहा है तो आपको 250 रुपये प्लस इस पे भी 18% का जीएसटी ऐड करना ना भूलें, इस पे भी 18% का जीएसटी लगा है।
तो 250 रुपये प्लस जीएसटी, और अगर 1.5% निकालने के बाद 250 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर ये 1.5% रूल को फॉलो करेगा और उस पर आपको अलग से 18% का जीएसटी लगेगा। तो ये था इतने सारे चार्जेज जो बैंक वाले आप पे लगाते हैं, और इसमें से बहुत सारे ऐसे चार्जेज होते हैं जो लोगों को नहीं पता होता है और उस पे जीएसटी भी लोग नहीं लगाते हैं। उसको जीएसटी के बारे में नहीं पता होता, उसको लगता है कि पूरा इंक्लूड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बैंक किसी भी बैंक में जो है वो जीएसटी इंक्लूड नहीं होते हैं, वो आपसे अलग से चार्ज किए जाते हैं। इसके बाद मान लेते हैं कि मैंने जो कोई शॉपिंग किया है, मान लेते हैं नहीं, क्योंकि मैंने एक्चुअली में ही 13,990 का एक शॉपिंग किया था, टीवी ऑर्डर किया था एलजी का, तो उसको मैंने ईएमआई में कन्वर्ट किया था। तो पहला जो मेरा ईएमआई जो बना था, तो वो 1073 का मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था। उस पे जो है इंटरेस्ट 206 रुपये का लगाया गया था, तो टोटल ईएमआई इतना बना, और इस इंटरेस्ट पे 18% का जीएसटी जो है मेरे से बैंक ने लगाया था। तो टोटल जो मेरे फर्स्ट मंथ का ईएमआई बन के आया था वो 1018 रुपये 22 पैसे। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं जब वो ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि 13,990 है, इसको अगर मैं 12 महीने के लिए लूँगा तो 12 से डिवाइड करूँगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जैसे कि जितना भी रिजल्ट आएगा 1000 रुपये 1100 रुपये वही देना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी आपका अमाउंट है उसको बैंक वाले की तरफ से, मुझे नहीं पता कि वो किस रूल को फॉलो करते हैं, पर वो प्रिंसिपल जो है वो बैंक वाले के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने इतने जाएगा, और उस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा 206 रुपये का। तो 206 रुपये का ये 1000 का इंटरेस्ट नहीं लगता है, स्टार्टिंग में आपको 13,990 रुपये का ही इंटरेस्ट लगता है 1.5% के हिसाब से। तो जैसे आप इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो करीब करीब आपका 206 रुपये 8 पैसे, सॉरी 98 पैसे आएंगे। तो ये टोटल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगता है, न कि 1000 पे। इसके बाद आपके टोटल अमाउंट में से 1073 रुपये 98 पैसे कम हो जाएंगे, फिर जो अमाउंट बचेंगे, मान लीजिए कि 12,000 बचे, तो अगले महीने 12,000 पे 1.5% का आपका जीएसटी लगे, सॉरी टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और वो फिर आपका 191 रुपये आएंगे, और फिर 191 पे जो है वो जीएसटी लगेंगे, और फिर टोटल आपका जो है वो ईएमआई बन के आएगा। तो ये जो इंटरेस्ट होता है वो 1.5% का आपसे मंथली लगाया जाता है। ईयरली अगर देखा जाए तो 18% का टैक्स आपसे लगाया जाता है, और स्टार्टिंग में आपसे जो 1.5% का इंटरेस्ट लगाते हैं वो टोटल अमाउंट पे लगाते हैं, न कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। फिर प्रिंसिपल अमाउंट अगले महीने कम हो जाते हैं टोटल अमाउंट से, फिर जो बचता है उस पर इंटरेस्ट लगता है। फिर ये 2 प्रिंसिपल अमाउंट अगले महीने कम हो जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे सारों को ऐड करेंगे, और उस पे आपको 1.5% का जो है इंटरेस्ट लगाएंगे, और फिर उस इंटरेस्ट पे आपको जो है वो जीएसटी पे करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो है आप टोटल इतने ईएमआई इंटरेस्ट भर देते हैं, और इसको अगर ऐड करेंगे तो टोटल जो आपका है वो जीएसटी हो जाता है। तो सारा जीएसटी और सारा इंटरेस्ट लगाने के बाद जो है आपको लास्ट में जो है वो सारा पेमेंट करना होता है। तो ये अगर आप देखना चाहते हैं कि 13,990 का जो मेरा है वो टोटल 1 साल बाद कितना पड़ा, तो आप इन सारों को ऐड कर लेंगे तो आप देख लेना कम से कम जो मेरा है वो 15,000 से 16,000 के बीच में बिल जाएगा। तो इस हिसाब से जो है वो ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको जो है वो हर महीने इतने का इंटरेस्ट और इतने का चार्ज देना पड़ता है। तो इतने सारे जो है वो आपसे बैंक जो है हिडन चार्जेज के रूप में, कुछ तो आपको पता भी होगा पर कुछ जो है वो नहीं पता है, जिसको हिडन चार्ज के रूप में जानते हैं। तो बैंक इतने सारे आपसे चार्ज करते हैं, और ये मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को बेस एग्जाम्पल लेके बताया है। जितने भी मार्केट में क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो एचडीएफसी का हो, एसबीआई का हो, या फिर आईसीआईसीआई का हो, किसी भी बैंक का हो, ये प्रोसेस है वो सबके लिए अप्रोक्सीमेटली सेम है, क्योंकि सारे बैंक एक दूसरे से जो कनेक्टेड करके ही अपना जो है प्लान निकालते हैं और फाइन वाइन जो है वो लॉन्च करते हैं। तो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये रूल्स जो है वो आपके सेम ही फॉलो होंगे। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो आपके प्रोसेसिंग फ़ीस होता है, और एक और जो फ़ीस होता है वो लेट पेमेंट फ़ीस होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये ओवर लिमिट का फ़ीस जो होता है, इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको ओवर लिमिट से कैसे बचना है, क्योंकि ओवर लिमिट का फ़ाइन बहुत ज़्यादा होता है, 500 प्लस 90। तो इससे कैसे बचना है अगले वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।